कहते हैं कि नवयुवकों के दम पर ही ये ताना बाना चलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मतलब यूथ जहाँ जाता है देश उसी दिशा में जाता है। आज के यूथ को आप देख ही रहे हैं, बहुतायत यूथ कहाँ जा रहे हैं, थोड़े बहुत कहाँ जा रहे हैं। इन यूथ में अच्छी चीज़ें क्या हैं, थोड़ा आप बताएं। देखिए, अगर आप व्यापक तौर से देखेंगे तो युवा जो हैं शक्ति का भंडार हैं, जीवन ऊर्जा उनके पास ज़्यादा है, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो काम कर सकते हैं, कार्य क्षमता अधिक है। लेकिन इस ऊर्जा का सही दिशा में इस ऊर्जा को चैनलाइज किया जाए, सही दिशा में इसका उपयोग हो सके, इसके लिए हमारी समग्र शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। जो आज़ादी के बाद की शिक्षा व्यवस्था बनी उसने विशेषकर एकेडमिक एजुकेशन और रोजगार परक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया। हमने देखा कि जो हमारी पारंपरिक शिक्षा पद्धति थी जिसमें संस्कार और शिक्षा विरक्त नहीं थे, एक दूसरे थे। शिक्षा हमेशा संस्कारवान होती थी। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं था कि आप पढ़ लिख करके अमुक दफ्तर में बाबू हो जाएंगे या किसी विभाग के अधिकारी हो जाएंगे या किसी तंत्र में बड़े पद पर आसीन हो जाएंगे। ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। शिक्षा का उद्देश्य था कि जब आप समाज, अपने परिवार और देश के प्रति पूरी आस्था के साथ आप जिम्मेदार बनें। समाज में कुछ भी गलत हो रहा है तो मुखर होकर आप उसका विरोध करें। सकारात्मक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सामने आए। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो जब हमारे देश में विदेशी शक्ति प्रभावी हुई, चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, भगत सिंह आते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी आते हैं, ये सारे लोग, सुभाष चंद्र बोस आते हैं, बाल गंगाधर तिलक निकल के आते हैं इसी समाज से। क्योंकि उस समय की शिक्षा जो इनकी थी वो पारंपरिक शिक्षा से ओतप्रोत थे और फिर परिणाम ये रहा कि ये लोग समाज के, जनता के नायक के रूप में उभरे और आज हम लोग इनकी शहादत को, इनके कृतित्व और व्यक्तित्व को हम लोग याद करते हैं। थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे, क्या चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह की आज आवश्यकता नहीं है, और अगर है तो क्यों नहीं निकल पा रहे हैं इसी समाज से? देखिए सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ रोशनी की आवश्यकता सदैव होगी। आज का जो परिवेश है और जो आने वाला परिवेश होगा, हर युग में जहाँ अंधकार का अस्तित्व होगा वहाँ प्रकाश का भी अस्तित्व होगा। इन दोनों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये दो, जैसे अच्छाई और बुराई वैसे ही अंधकार और प्रकाश। तो जो आप कह रहे हैं कि आज के युग में भी चंद्रशेखर आज़ाद की ज़रूरत है, भगत सिंह की आवश्यकता है, सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता है, लेकिन इतने आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो क्रांतिकारी युवा उस दौर में होते थे, जिनका हृदय द्रवित हो जाता था, पीड़ित हो जाता था जब वो समाज की दुर्दशा देखते थे, देश की दुर्दशा देखते थे। लेकिन आज का युवा जो दिन भर रील देख रहा है, सोशल मीडिया पर बकवास कर रहा है और दिशा विहीन है, तो आप नहीं कह सकते कि भले ही देश में 65% आबादी युवाओं की हो जाए। वर्तमान में कहा भी जाता है कि देश इस समय युवा देश है, 65% आबादी युवाओं की है। लेकिन इस युवा शक्ति को चैनलाइज तभी किया जा सकेगा जब युवा समाज, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और तभी उसकी शक्ति का इस्तेमाल हो सकता है। अन्यथा फिर वही है कि आपने एक महंगा इत्र बनाया और उससे आप किसी नाले में उसको डाल रहे हैं ताकि उस नाले को खुशबूदार आप बना सकें। मतलब दिशाहीन, वो ऐसी नाव जिसमें पतवार ना हो, जिसको दिशा ना दी जा सके, बिन पतवार की नाव जैसा उनका जीवन है। तो इसके लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो इस समय हमारा पूरा तंत्र जो है, तो जैसे पॉलिटिकल सिस्टम इस देश को चलाता है, राजनीति हमारी जो निर्णय ले रही है, हमारे देश का जो पॉलिटिकल पावर है, नेतृत्व है, वो जो निर्णय ले रहा है, अगर वो निर्णय ले रहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। जैसे हर स्कूल में भगवद गीता का पाठ्यक्रम होना चाहिए, अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को जीवन दर्शन अपने आप मिल जाएगा। एक छोटा अष्टावक्र गीता पढ़ाई जानी चाहिए, विदुर नीति पढ़ाई जानी चाहिए, तो उनको पता चलेगा कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, समाज में कैसे होना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, मर्यादा क्या है, संस्कार क्या है। बहुत सारी चीज़ें युवाओं को जो आज नहीं बताई जा रही हैं, इसलिए युवा जो है बिन पतवार की नाव इधर उधर दिग्भ्रमित होकर के समाज में रायता फैलाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर आपने कहा कि होना चाहिए तो हो तो रहा है, पाठ्यक्रम से भले हटा दिया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा में जब बच्चा जाता है तो उसे लगभग हफ्ते 10 दिन की ऐसी क्लास कराई जाती है कि समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, लोहारगिरी कैसे होता है, बढ़ईगिरी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान कैसे जोड़े जाते हैं, ये सब हफ्ते 10 दिन का कोर्स कराया जाता है।
तो ये सब तो हो ही रहा है। कहाँ इसको आप मानते हैं अगर कि आप सोचते हैं, ये आप जो बात कर रहे हैं ये वो है, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग है, ये लोहारी, मैं ऑक्यूपेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तो जैसे उद्देश्य तो यही होता है कि आदमी पढ़ लिख के समाज के लिए काम करे और रोजी रोटी के लिए कुछ और काम करे, यही उद्देश्य होता है। तो अब उसको हटा दिया गया है, तो बुला के हायर एजुकेशन में सिखाया जाता है। देखिए, आपको अपने व्यवसाय से, अपने काम से हटने की जरूरत नहीं समाज सेवा करने के लिए। आप शिक्षक हैं, आप ईमानदारी से बच्चों को शिक्षा दीजिए, हो गई समाज सेवा आपकी। नहीं आप सर। एक चिकित्सक हैं, अभी हम लोगों ने एक अस्पताल का दौरा करके हम लोग आए हैं, डॉक्टर साहब से हम लोग मिले, उन्होंने बताया आपको डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, और थोड़ा नहीं, तो कोई जांच किया होगा, ऐसे तो बोल नहीं दिया जांच करके ही बताया उन्होंने। हाँ। और वहीं पर उन्हीं का कोई सहयोगी है जो ये भी बता रहा है कि यहाँ की मशीनों की दुर्दशा ऐसी है कि इनकी जांच ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है, आप प्रयास ये करिएगा कि बाहर से जांच करा लीजिएगा। एक वहाँ से ये संकेत मिला। दूसरा, डॉक्टर साहब ने अपना एक कार्ड भी दे दिया, जहाँ वो प्राइवेट क्लिनिक या अस्पताल अपना चलाते हैं, आप आकर वहाँ मिल लीजिएगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो क्या आप ये मानेंगे कि जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में बैठाया गया है आम जनता की सेवा के लिए, वहाँ पर आपको दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जांच और दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं, तो क्या ये वो अपने पेशे के साथ भी गद्दारी कर रहा है और समाज को भी ठगने का काम कर रहा है? अच्छा तो लग रहा है उसको, लेकिन जब यही बात उसके ऊपर आएगी घूम घाम के। जैसे मैंने बतौर पुलिस अधिकारी मैं पूरे जीवन भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, लोगों को पीड़ित करता रहा, परेशान करता रहा। एक दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो जो माहौल मैंने बनाया है उस माहौल में एक आम नागरिक की तरह जब मैं जाऊंगा और मुझे वो दम से झेलना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि मैंने सिस्टम को क्या दिया है। समाज हमसे आपसे मिलकर बनता है। जैसा आचार व्यवहार हमारा होगा, जैसे हम देखते हैं कि हम बहुत प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन हमारे आचार व्यवहार को देख करके हो सकता है हमारे घर में लोग उसका अनुकरण करते हो, हमारे मित्रों में उसका अनुकरण करते हो, तो देख माहौल बन ही जाता है। तो थोड़ा सा हम लोगों का छोटा समाज ही वहाँ परिवर्तन, एक सकारात्मक व्यक्ति ऐसा शक्तिपुंज होता है जिसके प्रभाव में आके समाज में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। हर व्यक्ति में ऐसी वाइब होती है, ऐसी ऊर्जा होती है। तो हम जो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस पद पर हैं, हम समाज के लिए काम कर सकते हैं ईमानदारी से। आपकी बातों से ये लगा कि पुरानी शिक्षा पद्धति अच्छी थी, आज की शिक्षा ऐसी है कि आज तो आदमी इसीलिए पढ़ाई करता है कि पढ़ लिख कर नौकरी मिल जाएगी, चाहे दफ्तर में बाबूगिरी मिले, चाहे अधिकारी हो जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन नौकरी के लिए हर व्यक्ति पढ़ता है। तो इसमें क्या दिक्कत है? बहुत ही गहरा, बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। हम अपने बच्चों से डायरेक्ट ये नहीं कहते हैं कि बेटा ठगहारी किया करो, बेटा चोरी किया करो, ये नहीं कहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा बेटा या बेटी सरकारी नौकरी में आते हैं तो उनका पहला काम यही होता है कि टेबल के नीचे से कितना पैसा खींच लिया जाए, कितना अधिकाधिक जनता का शोषण कर लिया जाए, उनकी ये मंशा होती है। तो हम जाने अनजाने में जब तक हम स्वयं में सुधार नहीं करेंगे, जब स्वयं में सुधार करने की बात आती है, सामने घनघोर अंधेरा होता है, तो हम सोचते हैं अपने में सुधार करके क्या होगा, समाज तो ऐसा है। वहीं आप उस सत्य के साथ नहीं खड़े होते जिस सत्य में इतना सामर्थ्य है कि वो अंधकार को पराजित कर सकता है। हमें क्यों सिखाया गया कि एक नन्हा सा दिया बेहतर है अंधेरे से?